ईरान का ऑपरेशन नस्र शुरू। 62 दिन बाद इजराइल पर हमला। ईरान युद्ध के 100 दिन बाद एक बार फिर से भीषण जंग ईरान इजराइल के बीच शुरू हो चुकी है। ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर दनादन बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर बेरूत हमलों का बदला लिया है, उससे नेतन्याहू पूरी तरह से बौखला गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से इजराइल ईरान से हमलों का बदला ना ले, लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप की सभी अपील को ठुकराते हुए ईरान में कम से कम 10 ठिकानों पर तूफानी हवाई हमले किए हैं। इजराइल ने तेहरान, तबरीज, करज और ईरान के परमाणु ठिकाने एस्फान पर जो हमले किए, उससे भारी तबाही हुई है। इधर ईरान ने ऑपरेशन नसर यानी कि विजय के तहत इजराइल पर 11 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और जेट पावर ड्रोन से हमला किया है। 8 अप्रैल 2026 को हुए 60 दिन के सीज फायर के 62 दिन बाद ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग दोबारा शुरू हो चुकी है। ईरान ने इजराइल के यरूशलेम, हाइफा और तेल अवीव को खास तौर से टारगेट पर लिया है। इधर इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि उसकी वायुसेना ने ईरान के दक्षिण पश्चिम इलाके में मौजूद मह शहर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हवाई हमला किया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि हूती ने भी इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया है। हालात तेजी से खराब होते जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि अमेरिकन सेंट्रल कमांड को आदेश दे दिया गया है कि वो हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। यानी अब हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं। लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं ईरान के उन हमलों से जिसने इजराइल को मजबूर कर दिया है कि वो ईरान के हमलों पर जबरदस्त पलटवार करे। ऑपरेशन नसर से बेरूत का बदला। 62 दिन बाद इजराइल पर हमला। इजराइल पर देर रात से ईरान और यमन की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। यमन के बाद ईरान ने एक बार फिर से भारतीय समय के मुताबिक करीब 9:45 के आसपास इजराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने इसकी जानकारी दी है। इससे पहले ईरान के बाद यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर सुबह हमले कर दिए थे। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि 8 जून को तड़के यमन से इजराइल की तरफ दागी गई एक मिसाइल को रोक दिया गया। ताजा हमलों को देख करके आईडीएफ ने कहा कि खतरे को रोकने के लिए काम किया जा रहा है। पिछले कुछ मिनटों में ही होम फ्रंट कमांड ने मोबाइल फोन पर अलर्ट करना शुरू कर दिया है। लोगों से अगले निर्देश तक बंकरों में ही रहने को कहा गया है। इससे पहले इजरायली शहरों गुश डैन इलाके, शेफिला और लाचिश में सायरन बजने की आवाजें सुनाई दी। ईरान युद्ध का राउंड 2 उस वक्त शुरू हुआ जब लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए और उसके बाद ईरान ने पलटवार करते हुए इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने भी ईरान में कई जगह हमले किए। ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह पर हुए हमलों का बदला लेना शुरू कर दिया है और इस वक्त ईरान बेरूत हमलों का बदला लेने के लिए इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन नसर यानी ऑपरेशन विजय चला रहा है। अब आप ये जान लीजिए कि ईरान ने इजराइल में कहां-कहां हमले किए हैं। ईरान का मेन टारगेट मुख्य उत्तरी इजराइल के नाजरेत के पास मौजूद रमात डेविड एयरबेस था। ईरान का दावा है कि लेबनान पर हमला करने वाले इजरायली लड़ाकू विमानों ने इसी बेस से उड़ान भरी थी, जिसका उसने बदला लिया है। इसके अलावा इजराइल के केंद्रीय हिस्सों में भी मिसाइलें दागी गई है, जिसमें यरूशलेम सहित कई शहरों में हवाई हमले के सायरन गूंज उठे।
ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने कहा कि उसने इजराइल के हाइफा शहर में एक केमिकल प्लांट पर मिसाइल हमला किया। ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई उसके पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हुए कथित इजरायली हमले के जवाब में की गई। यूक्रेन के पलटवार के बाद रूस ने भी यूक्रेन के खिलाफ जंग का नया मोर्चा खोल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने FAB-500 जैसे विनाशकारी बमों से यूक्रेन की धरती को झुलसाना शुरू कर दिया है। सवाल ये है, क्या युद्ध का नया चरण शुरू हो चुका है? FAB-500 रूस का विस्फोटक हवाई बम है जिसे मिलिट्री फैसिलिटी, पुल और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। अपने नाम के ही मुताबिक FAB-500 का वजन 500 किलो है, जिसमें 200 से 300 किलोग्राम हाई एक्सप्लोजिव बारूद भरा होता है। इससे 250 मीटर के दायरे में भारी तबाही मचाई जा सकती है। रूस इस बम का इस्तेमाल फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के बंकरों को तबाह करने के लिए कर रहा है। इसका धमाका बहुत तेज और विनाशकारी होता है। Это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров, или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. लेकिन जंग में जिस तरह से यूक्रेन ने पलटवार किया है, वो रूस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि लगातार 4 साल से ज्यादा वक्त से चल रहे इस युद्ध में यूक्रेन न सिर्फ